वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारा एक अलग पॉडकास्ट है विद द इमिग्रेशन लॉयर। पहले आप एजेंट बने हो, फिर आप लॉ के अंदर आए हो। मतलब आपको इंटरेस्ट इसमें क्यों आया? द प्रॉब्लम इज कि अगर एक बंदा कर रहा है तो उसके साथ 10 बंदे साथ में और जा रहे हैं। दैट इज वेयर द बॉटल नेक है। हमको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए? एज अ लॉयर इज अ गुड और एजेंट इज अ गुड? व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज पीआर सिर्फ 189, 190, 491 पे ही नहीं मिलती। एआरटी हमारी स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? अभी शेफ को अगर स्पॉन्सर कर रहा है कोई तो नीड्स टू हैव अ रेस्टोरेंट। तो स्टडी ज़्यादा बड़ी है, वीज़ा हमारे पास नहीं है, तो वीज़ा को एक्सटेंड कैसे करवाते हैं? ऑफ कोर्स वीजा कैंसिल होना इट्स नॉट अ न्यू थिंग। नाउ इट आल्सो डिपेंड्स ऑन की रीजंस क्या है। पीआर यहाँ पर होती कैसे है, कोर्सेज कैसे कैसे हम चूज करते हैं, एआरटी कैसे डालते हैं, एआरटी कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चांसेस होते हैं? Asylum is something that is a very sensitive topic, of course. हम वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा को हम चेंज कैसे करें स्टडी वीज़ा के अंदर? वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारा एक अलग पॉडकास्ट है विद द इमिग्रेशन लॉयर। हम हर बार बात करते हैं कि आपको एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट चूज़ करना चाहिए जब आप अपनी स्टडी वीज़ा के लिए फाइलिंग करते हैं या आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हो। डेफिनेटली एक लॉयर आपको हेल्प कर सकता है इंस्टेड ऑफ एजेंट। सो मैं हमेशा बोलता हूँ एक रजिस्टर्ड लॉयर, एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से आप अपना काम करवाओ। इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल पॉडकास्ट। ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मेरी दोस्ती अभी कुछ हाल ही 5-6 महीने पहले हुई है। सो मैंने इनसे जानना था कि भाई मुझे प्रोसेस बताओ पूरा कि अगर हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, या हमको एआरटी डालनी है, हम बताएंगे एआरटी के बारे में पूरा आपको, या वर्क एंड हॉलिडे जो वीज़ा होता है अगर उसको आपको कन्वर्ट करना है स्टडी वीज़ा के अंदर, वर्क वीज़ा के अंदर, तो आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए बेस्ट पर्सन इसी। तो इनसे शुरू करते हैं। भाई आप यहाँ कब आए थे वैसे? ओके सो मुझे भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक हम आए थे 2009 में, राइट। सो 2009 में एज अ सेकेंडरी एप्लीकेंट आया था मैं आपके मेरे पेरेंट्स के साथ। तो माय डैड वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैक इन इंडिया। तो हम पीआर माइग्रेट हुए थे यहाँ पे। मैंने फिर यहाँ पे स्कूलिंग करी, अपनी आगे डिग्री करी, फिर मैंने माइग्रेशन लॉ का कोर्स किया, माइग्रेशन एजेंट बना, फिर मैंने साथ में लॉ डिग्री करी, एंड देन नाउ आई वर्क बोथ एज अ लॉयर एंड अ माइग्रेशन एजेंट। इज़न्ट इट डिफ़िकल्ट कि आपने इतनी बड़ी लंबी जर्नी करी है, लाइक पहले आप एजेंट बने हो, फिर आप लॉ के अंदर आए हो। मतलब आपको इंटरेस्ट इसमें क्यों आया? आई थिंक शुरू से ही था। जब हम जैसे स्कूल में होते हैं, राइट, सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो आप, मैंने देखा था कि हमेशा लॉ के थोड़े मार्क्स ज़्यादा आते थे। और पहले ओरिजिनली लाइक माय डैड हैड अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस, राइट। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उसमें था। ऑफ कोर्स हमारे इंडियन पेरेंट्स को होता है कि चलो घर का काम करो, यू नो। सो आई हैव डन ऑल दोज ऑड जॉब्स एज वेल, कि ट्रक चलाना, वो चलना, अच्छा, डोमिनोज में काम करना, ये ऑफ कोर्स। तो सारा कुछ मैंने किया है। I guess hats off to my dad. Of course, he told me कि ओके ये वाला कोर्स है एक माइग्रेशन लॉ का, डू इट, है ना। तो मैंने जब शुरू किया, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली वेयर आई फाउंड माई इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू प्रोफेशनली, अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, आई रियली एंजॉयड इट। फिर मैंने साथ में काम शुरू कर दिया। तो आई फिनिश द कोर्स इन 2017। 2018 में मैंने एज ए एजेंट काम करना शुरू किया। 2019 20 आया, 20 के बाद कोविड आ गया। तो आई थॉट कि चलो अभी माइग्रेशन का आपको पता ही है कोविड वाले टाइम पे क्या था। तो सोचा कि चलो फ्री बैठने से अच्छा है तो साथ में थोड़ा काम करो और साथ में थोड़ा प्रोफेशनल डेवलपमेंट करो। तो फिर मैंने 2020 में मैंने अपनी लॉ डिग्री शुरू की। तो एज आई वाज स्टडिंग आई वाज वर्किंग फुल टाइम। तो I graduated, I think 2 or 3 years back, 2-3 years back. And law की थोड़ी requirements होती हैं, तो I got admitted last year as a lawyer. हाँ, तो आप फुल टाइम लॉयर का काम करते हैं? अभी I work both. अभी मेरे पास मेरा 12 नंबर भी है, as a lawyer भी हूँ. I work both. I am planning कि next year I will be fully, I will leave my migration number, because हमारी requirement होती है कि either you work as an agent or you work as a lawyer. पहले requirements थोड़ी different होती थी. You had to be lawyer plus an agent to give immigration advice. पर थोड़ी चीज़ें change हुई उसमें, तो now lawyers can practice immigration law without being an agent. Oh, Right. So at the so that is moment, the upgrade हाँ, of that's that. right, that's right. So of course, अभी क्या है कि I love practicing in immigration law. इनिशियली मैंने सोचा था कि चलो लॉ करेंगे, कोई और एरिया प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ या क्रिमिनल लॉ। बट
I have been doing this for almost 8 years now, right? So I've developed कि नहीं, immigration is something that I really love. I love changing people's life. जब visa grant होता है, it gives you that motivation कि yep, you're doing something right and you're making impact directly with the people, right? Rather than मैं कोई corporate company में काम कर रहा हूँ, I'm making people make more money या कुछ ऐसा है, it's not something I guess motivational personally for me. मुझे यही था कि I want to be connected with the people, with my community, and जो भी उनके problems हैं उनको हम figure out करें और make a PR journey for them. डेफिनेटली वही हमारी भी शुरुआत है, शुरू से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हमारे दोस्तों को हेल्प मिल सके, कैसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इसमें ना एक भेड़ चाल की दिक्कत हो गई। क्या हुआ ना, आफ्टर 2020 जैसे कोविड खत्म हुआ, बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए। मैं खुद 2023 में आया था। That's right. तो मेरे को सुनने में क्या मिला कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जो जिसमें PR ले सकते हो। Yeah. लाइक आई वाज इन मैं था IT के अंदर। That's right. तो मैं IT में कहते हैं मुझे कि IT में को PR नहीं मिलेगी, Yeah. बेटर टू चूज ट्रेड कोर्सेज। Yeah. सो मैंने ट्रेड कोर्स चूज कर लिया। भेड़ चाल कैसी थी उसके अंदर कि उस टाइम एक लो पास हुआ था कि 5 मिलियन हाउसेज बिल्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वाला ट्रेड कोर्स चूज करोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली PR। आपको PR मिल जाएगी 5-6 सालों में। बट मेरा पर्सपेक्टिव वो नहीं था, चलो मैंने कुछ और ले लिया। बट बहुत सारे बंदे दिक्कत करते हैं, है ना, भेड़ चाल में लग के। हमने अगर कोई कारपेंट्री कर रहा है तो 100 of people going to carpentry। That's right. कोई वेल्डिंग कर रहा है तो हम भी वेल्डिंग में चलते हैं। Yeah. एक बच्चा पेंटिंग में PR हो गया, पता नहीं कैसे, चाहे स्पॉन्सर चाहे कैसे PR हुआ। एवरीबॉडी इज चेकिंग पेंटिंग कि हमको PR लेना है, और जबकि हम कोर्स आज ले रहे हैं, हमको PR 6 साल बाद होना है। That's right. है ना। मुझको थोड़ा सा डिमांड सप्लाई गेम समझना है कि PR यहाँ पर होती कैसे है, कोर्सेज कैसे कैसे हम चूज करते हैं PR के लिए। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। बेसिकली भेड़ चाल वाला इट इज़ अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज, राइट? कि चलो स्टूडेंट्स भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, एंड दे माइट बी सम पीपल हु आर रिकमेंडिंग दिस कोर्सेज एज वेल। अभी टेक्निकली दे बोथ राइट इन देयर ओन वे, राइट? बट प्रॉब्लम क्या होती है कि यू हैव टू रिमेंबर कि देर आर ओवर 200 ऑक्यूपेशंस out there, more than 200 occupations PR लेने के लिए। 10 ही पता है, 10। ठीक है, हाँ। अगर हम किसी से भी बात करते हैं, ज़्यादातर अभी आप इमेजिन करो, we do so many consultations throughout the day, और ऐसी कभी कोई occupation आती है, I personally tell the client कि look, your occupation is something 1 in 50, 1 in 100, ठीक है? Because वो नाम बाहर ही नहीं आते कभी। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि कोई एक बंदा PR ले लेता है, भेड़ चाल होती है कि नहीं इसमें PR जल्दी मिल रही है, और I don't want to say names but probably like courses like early childhood teaching for example, right? Nursing हो गया, right? चलो of course कोविड वाले टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि the government required more nurses here, right? So they would prioritize those people who are actively working in COVID recovery and everything, which is fair. But उसके बाद द प्रॉब्लम इज कि अगर एक बंदा कर रहा है तो उसके साथ 10 बंदे साथ में और जा रहे हैं। दैट इज वेयर द बॉटल नेक हैपेंस। नाउ अगर 200 ऑक्यूपेशन से ज़्यादा ऑक्यूपेशन PR में है और 100 बंदे एक ही ऑक्यूपेशन में है, तो वो बॉटल नेक बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट ओनली इनवाइट वन ऑक्यूपेशन, दे हैव टू केटर टू एवरीथिंग। नॉर्मली परसेंटेज वाइज इन्विटेशंस निकलते हैं। अभी देर आर अदर ऑक्यूपेशंस, जैसे चलो अभी ट्रेड की बात अगर हम कर रहे हैं, ट्रेड में कारपेंट्री, पेंटिंग, ये तो चलो सबको पता ही है कि ओके दीज आर देयर, बट देर आर अदर ऑक्यूपेशंस आउट देयर। हम वेल्डिंग बोल सकते हैं, या क्रेजियस्ट वन इज प्रॉब्ली गार्डनिंग, गार्डनर, लैंडस्केपिंग आप करते हो, ठीक है? दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द हाउस बिल्डिंग। या दैट्स इट, राइट? तो द प्रॉब्लम इज दैट एक तो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा लोग अगर एक कोर्स कर रहे हैं कि ओके ये वाले में PR मिल रही है, सब लोग वो कर लो। आई वुड से मेरी एडवाइस हमेशा, कोई भी मेरे पास पूछता है कि ओके बेस्ट कोर्स कौन सा है, राइट? आई टेल देम दैट आई एम अ माइग्रेशन एजेंट, आई एम अ लॉयर, आई एम नॉट एन एजुकेशन एजेंट, राइट? आई एम नॉट हियर टू सेल यू अ कोर्स, राइट? द मेन थिंग इज कि आप 200 ऑक्यूपेशंस में फर्स्ट फिगर आउट कि आपका नेक्स्ट ईयर उसमें कैसा है। आप उसमें जॉब ढूंढ सकते हो या नहीं, काम कर सकते हो,
कोर्स तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ओके आप इनसे बात कर लो, दे विल गेट यू, है ना, और यू माइट नॉट इवन नीड माय हेल्प टू डू द कोर्स चेंज, वो आप खुद भी कर सकते हो, हाँ तो ठीक है। तो आई लाइक टू कीप माय कंसल्टेशन फुली, कि मैं बायस ना हूँ, कि अगर मुझे कोई कहीं से पैसा आ रहा है, दैट डज नॉट मेक मी अ गुड इमिग्रेशन एडवाइजर बेसिकली, राइट। द मेन प्रायोरिटी मेरा होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, डू यू सी योर सेल्फ वर्किंग इन देयर अगले 2 साल, अगले 3 साल, चलो मान लेते हैं कि मे भी सिर्फ पीआर के पर्पसेस के लिए, बट अगर आप वो कोर्स कर रहे हो तो अगर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो पीआर मिलेगी, राइट। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा तो आप कोई भी कोर्स कर लो, डजंट मैटर, राइट। आई कैन टेल यू टू डू, I don't know, all these weird different courses. Let's say I can tell you to be a welder, for example, right? आप ऐसे बोलूँ कि ओके आप ऐसे करो, साउथ ऑस्ट्रेलिया में वेल्डिंग की बहुत डिमांड है, आपको 190 क्राइटेरिया, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई स्पोक टू समवन, 3 या 6 मंथ का एक्सपीरियंस था उनका। अच्छा वेल्डिंग अभी तो चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी डिपेंडिंग ऑन ना, उन्होंने पूरे 12 मंथ का ही दिखा दिया कि चलो आपको 30 आवर्स प्लस होने चाहिए आपकी ऑक्यूपेशन में, बट दोज occupations are not something where 50 people are trying to get PR in there, right? अभी गार्डनर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सर्टिफिकेट 3 आप हॉर्टिकल्चर करते हो, ठीक है, नो वन विल रियली रिमेम्बर इट कि और नहीं गार्डनर बन रहे हैं, यू नो, लाइक इट्स द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द डे। आप एक्सपीरियंस अगर आप कर सकते हो, यू विल गेट PR थ्रू इट। नाउ वेदर इट्स थ्रू 189, 190, 491 या फिर आप 482 या 186 करोगे, ठीक है, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी। बेकर हो गया, पेस्ट्री कुक हो गया, दीज थिंग्स आर आल्सो देयर, राइट। अभी मेलबर्न फॉर एग्जांपल इज अ बिग कैफे कल्चर, राइट। अभी यहाँ पे कॉफीज वगैरह, पेस्ट्रीज, बेकिंग, कितना कुछ चलता है, राइट। You could be a baker in there, get sponsorship through that, and then get PR through that. That is also a possibility, right? But these are the occupations that you normally don't hear because your friend circle might not be doing it. डेफिनेटली Right. और इसमें बात ये भी है ना कि हमारे जो दोस्त कर रहे हैं हम भी वही कर लेते हैं, ये PR होगा तो हम भी PR हो ही जाएंगे। हाँ, it is, look, it's right and wrong at the same time, and I'll tell you कि wrong क्या है कि वही bottleneck वाला issue है, right ये है कि चलो at least they have some sense of security कि ओके अगर वो काम कर रहा है तो मुझे भी काम मिल जाएगा। So at the end of the day everything is like it depends on your circumstances, right? But overall thinking ये नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके 10 लोगों का ग्रुप है और 10 लोगों में 5 लोग कारपेंट्री कर रहे हैं, 4 लोग पेंटिंग कर रहे हैं, एंड देन मे बी एक बंदा है जो कुछ पैनल बीटिंग कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है अलग से, मे बी दैट पर्सन गेट PR क्विकली। हाँ एग्जैक्टली, राइट। क्योंकि अगर इतने लोग सेम टाइम पे पास आउट हो रहे हैं और वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वही बस बटलक में फंसे हैं। ऐसे कोर्सेज कैसे निकाल रहे हैं, मतलब हमको तो पता ही नहीं है। आप बता रहे हो गार्डनिंग के बारे में, फर्स्ट टाइम हियरिंग अबाउट दैट, पैनल बीटिंग, फर्स्ट टाइम हियरिंग अबाउट दैट, ऐसे कोर्सेज कैसे निकाले हैं? Look, all these, yeah, look, it is difficult. All these occupations are out there. Access is on internet पे सब कुछ मिल जाता है, right? The problem is whenever we go to agent, like we have to change the course in bachelor से हम जब trade course change करते हैं तो agent just sell the courses. Take cookery in this college, take carpenter in this college, take welding in this college. वो बताते नहीं हमको ये कोर्स भी यहाँ पर करते हैं exist. तो फिर उसमें हमको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए? As a lawyer is a good or an agent is a good? Look, I would say I wouldn't differentiate between lawyers and agents because I think they both do remarkable jobs, right? I think the information आपको वहाँ से लेनी चाहिए. You should of course meet different people. That's first thing. आपको खुद अपना decision बनाना चाहिए. If there is someone who's trying to sell you a course कि okay नहीं ये course कर लो आप, that's probably where I will back out in a way because the goal is to get PR, not just study random course because मेरे agent ने बोला है, right? That is number one problem. I think this information is available online. आप खुद डालो skilled occupation list ऑस्ट्रेलिया में, आप वहाँ पे instrument, वहाँ पे options होंगी, आप खोलो, there will be 200 plus occupations out there,
ठीक है, दिस इज नॉर्मली व्हाट आई टेल माय क्लाइंट्स। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आता है मेरे पास कि आप मुझे पीआर वाला कोर्स दो, दिस इज समथिंग वेयर आई ड्रॉ द लाइन कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च कि 3 क्वेश्चंस आपको अपने पूछने हैं कि ओके, वेदर यू सी योर सेल्फ वर्किंग इन दिस। अगर आपको मैं ये कोर्स या इसका पीआर पाथवे आपको जाना है, कैन यू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। ठीक है, अभी देयर आर लॉट ऑफ पीपल who may have changed their courses, but now they got their PR, but they are running a successful business in that career itself, right? ऐसा नहीं है कि सब लोग ही इसमें है। Other thing is कि okay, once you have picked 3 या 4 चीजें, okay, you figure out कि okay, what is the best option for you। उसमें आपका there will be multiple factors कि अगर आपको जॉब मिल रही है या नहीं। other thing is whether it's financially viable or not, right? And the last thing is कि do you even have valid visa or do you even have visa left for you to complete that course? ना, for example अभी किसी के पास TR 1.5 साल की पड़ी है, right? And now they're saying कि हम कोई ट्रेड कोर्स कर लेते हैं, That's my part. right? अभी the main alarming thing at my back end is कि even if you do a trade course, आपको मिनिमम 1 साल का आप कोर्स करोगे, मिनिमम 1 साल का आपको जॉब रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, you don't have enough visa left, you only have 1.5 year. What is your plan B, right? Can you work and study at the same time? Are you able to make that decision today and be like yep, मैं 1 साल काम करूंगा and then I will maybe figure out कि maybe मुझे 407 डालना पड़ेगा ट्रेनिंग वीजा के लिए, या फिर maybe मैं 482 डालूंगा। 407 बंद नहीं हो गया? Not exactly। 407 का मेन चीज क्या है, which is I guess good and bad at the same time, कि 407 का क्राइटेरिया अभी हो गया, पहले था कि आप स्पॉन्सरशिप, नॉमिनेशन, वीजा साइमल्टेनियसली डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका अगले मंथ वीजा खत्म हो रहा है, राइट? वेदर इट्स 407 या 482, दीज आर ओल्ड लॉज बेसिकली। आप का नेक्स्ट मंथ वीजा खत्म हो रहा है, आपके पास एम्प्लॉयर है हु इज विलिंग टू स्पॉन्सर यू, आप स्पॉन्सरशिप डालो, नॉमिनेशन डालो और वीजा डालो, एंड देन यू गेट ब्रिजिंग वीजा ए, एंड देन यू वेट ऑन योर ब्रिजिंग वीजा ए। Once it's decided, then you continue on that visa. Now tricky thing is कि 407 का अभी the training plan needs to be approved first, okay. right? That's the main thing कि आप अभी अगर ट्रेनिंग वीजा डालोगे तो स्पॉन्सरशिप और नॉमिनेशन अप्रूव होनी चाहिए, तब जाके आप वीजा डालोगे। अच्छा, that's the main key thing. So when we say close, not really, it is there, but in a way एलिजिबिलिटी चेंज हो गई उसकी। eligibility change हो गया। But I would say probably if someone has 1 year of work experience, will probably go for a 482 instead, right? Because अगर आपके पास है, it's easier to justify कि yep, you have the right skills, you have the right qualification, and आपके पास साल 2 साल या जो भी आपके employer is willing to sponsor you, yeah. And the third thing is, हमारा चैनल किस लिए है भाई? फॉलो करो। यहाँ पर मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता रहूँगा टाइम टू टाइम, जहाँ पर आपको पता लगता रहेगा कि डेफिनेटली और कौन से कोर्सेज हैं। सिर्फ हमारे पास शेफ, कुकरी और ये ऑटोमोटिव, कारपेंटरी नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं, बहुत चीज़ें और भी हैं। चैनल में स्टार्ट करने का मेन पर्पस ही यही था कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ हर हट के कुछ चीज़ें डिस्कवर करें, कोर्सेज के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, है ना, जिससे हम बेटर हो पाए और हमारे PR फटाफट हो पाए। ये मेन रीज़न था मेरा। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है यार कि ना, मेरे को दिक्कत ये है कि अगर मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, चलो ना हो, है ना हो, बट अगर किसी का होता है वीज़ा कैंसिल, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? ओके, सो देखो, डेफिनेटली मेरे को नहीं पता और किसी को नहीं पता, मैंने मैं थक गया ढूंढ के। Yeah, all right. Look, it's a very difficult situation. Of course, visa cancel होना, it's not a new thing. Now, it also depends on कि reasons क्या थे आपके वीजा कैंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, क्या आप ज़्यादा काम कर रहे थे, राइट, और वर यू नॉट स्टडिंग एट ऑल, वेदर यू चेंजिंग कोर्सेज एंड विदाउट अ COE या आप पिछले 6-8 महीने से घूम रहे हो, यू आर वर्किंग। all these factors can really make a decision कि okay, डिपार्टमेंट आपका वीज़ा कैंसिल कर रहा है या नहीं कर रहा। Now, other important factor is कि बिफोर कैंसलिंग, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, डिपार्टमेंट विल इनवाइट यू टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। सो इसको हम बोलते हैं NOICC,
notice Okay. of intention to consider cancellation. ठीक है, Okay. डिपार्टमेंट विल प्रॉपरली एडवाइस यू कि ओके हमें ये चीज़ पता चली है आपके केस में, और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि हमें आप एक्सप्लेन करो कि हम आपका वीज़ा कैंसिल क्यों ना करें, Hmm. राइट? दिस इज़ योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू सेव योर वीज़ा, Hmm. ठीक है? दिस इज बिफोर कैंसलिंग, बिफोर द डिपार्टमेंट्स मेड द डिसीजन. नाउ जस्ट टेकिंग फॉर एग्जांपल कि आपने पिछले 1 साल से कोई स्टडी नहीं करी, यू डोंट हैव अ वैलिड COE और यू आर वर्किंग फुल टाइम, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट? नाउ द डिपार्टमेंट विल नो अबाउट इट, क्योंकि उनके पास सिस्टम के पास एक्सेस होती है कि आपके पास प्रिज्म है, उनके पास दे कैन चेक कि कौन सी COE कब बंद हुई है, कौन सी COE कब तक गई है, कैंसिल हुआ है, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, राइट? नाउ दे विल इनवाइट यू टू ओके टेल अस कि क्या हुआ है. नाउ for whatever reason, let's say कि they are not convinced हमारी explanation पे, then they will send us cancellation notice, ठीक है? Once your visa is cancelled, all visas are cancelled in the sense. Now when I say cancelled, for example आपने 485 डाल दिया, या for example आपने PR डाल दी, या XYZ 482 डाल दिया, उसका जो bridging visas भी हैं वो भी cancel हो जाएंगे, ठीक है? So you become a unlawful non-citizen, right? Now, when you are unlawful non-citizen, things get very tricky from there onwards. सबसे पहले तो आपको your main priority is कि आपके अगर reasons हैं जो जिस पे cancellation हुआ और आपने explanation दी, उसको आप review करो, right? If you think कि okay maybe not a fair decision on their assessment, अभी department's gotta do their job, you gotta prove them कि नहीं these were my reasons and they should be considered. तो आप ART application डाल सकते हो. Now, ART. yeah, so administrative review tribunal is the ART in a way. अगर कोई भी decision department लेता है, it is a reviewable decision, or at least some of the decisions are reviewable. उसमें you have limited time normally to apply for your tribunal application. जब आप अपनी application डालते हो, accept होती है, on that basis you will have to go on a bridging visa. Now the bridging visa which might be applicable to you would be bridging visa E, most likely, right? Of course depends on circumstances. BVE will come with no work rights, no study rights. BVE, what is BVE? So the bridging visa E, it's called. So there is certain visas that you get. So bridging visa B, which gives you travel rights. A is normally no travel rights, but you have done everything. Okay. C is when you've applied for a visa, but आपके पास कोई visa नहीं था. So that's how there is a hierarchy. And E unfortunately comes under one of the bottom ones, where आपके rights बहुत कम होते हैं. ये सब ART के अंदर होता है? It can happen during ART. Again, circumstances. Migration law is so vast कि there's so many different stories. So not every application is the same as well. But in general sense, अगर आपने ART डाला है, आप bridging visa E डालोगे to get your lawful status. तो आई थिंक ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा ART का पूरा, है ना? ART कैसे डालते हैं, ART कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चांसेस होते हैं, मतलब हमको ART क्यों अप्लाई करनी चाहिए, मान लो और अप्लाई हमने ART कर दी, ART हमारी स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? जैसे हमारा केस वापस है, मेरे फ्रेंड की आपने ART अप्लाई की थी और शी गॉट द वीज़ा. हाँ, तो मतलब इंस्पायरिंग जर्नी थी काफ़ी उसकी, काफ़ी स्ट्रगलिंग जर्नी भी थी उसकी, मतलब 2 साल से लगी हुई थी वो. सो ART के ऊपर हम पूरा डेफिनेटली पूरी वीडियो बनाएंगे. आप वो ART वाली वीडियो मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो. दैट इज इन द प्रीमियम सेक्शन ऑफ माय चैनल. आपको जस्ट क्या करना है, सिंपली गो टू माय चैनल, वहाँ पर ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन पे क्लिक करो. लिटिल बिट कुछ कॉस्ट होगी, क्योंकि चैनल रन करने के लिए वी हैव टू गेट द कॉस्ट, है ना, हमको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स, अपना स्टडी, अपनी रिसर्च, अपनी टीम, यू नो आई एम इन्वेस्टिंग एवरी मंथ lots of rupees inside it. So कुछ कॉस्ट होती है. So we are covering ART part in that. And साथ में एक और ऑप्शन है हमारे पास, वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ना, 4 जून को भी आ रहा है जी. उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है हमारे पास कि वर्क वीज़ा को हम, वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा को हम चेंज कैसे करें स्टडी वीज़ा के अंदर, उसमें अपना वर्क वीज़ा के अंदर, तो वो कैसे करें, तो वो भी हम उस पार्ट में कवर करेंगे. तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या है, दैट इज ART को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना वीज़ा हम वापस कैसे ला सकते हैं. दैट यू विल सी इन आवर प्रीमियम सेक्शन, दैट इज अ स्मार्ट NRI क्लब, उसमें हम जाके देख सकते हो.
और आई वुड से कि अगर कैंसलेशन नोटिस है देन यू रियली नीड टू बी विद समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन इट, बिकॉज कैंसलेशन की रिक्वायरमेंट्स आर मच मच stricter on how you will navigate to get that visa back. तो उसमें असाइलम का पार्ट भी कुछ होता है, असाइलम का? Asylum is something that is a very sensitive topic, of course. Genuine asylum. Yeah, so look, in a nutshell, I do not encourage any applications, To vexatious get applications that जो सही asylum. तरीके से जो नहीं है, right? So आप like everyone is in the industry, आपको पता है कि क्या होता है कि कुछ नहीं हुआ तो ये डाल देंगे. It's something that should not be looked at it. Okay, that is a problem. Yeah, I would say so. That is a big problem, and there might be some unregistered agents या कोई ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को encourage कर रहे हैं, right? Now, whether the applicant is doing it themselves or whether they're seeking someone's help, it is a big issue in the industry. The department is very strict on these sort of things, right? कि अगर आपने मान लो कि protection visa application डाला, right? Now we see कि ये चीज़ें flood हो जाती हैं protection visa application से. So what has department started doing? They started processing these applications quickly, right? It's no longer कि आप ये application डालो और अभी 1-2 साल आप आराम करोगे. It doesn't work like that, department smart as well. Yeah. जो अनरजिस्टर्ड माइग्रेशन सब बंदों को बताते हैं वो ये बोलते हैं कि आप वीजा डाल दो, टाइम लगेगा वीजा आने में, इतना यू विल एंजॉय 1 to 2 years. बाद में अगर रिफ्यूजल आता भी है, यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, लेके चले जाओ इंडिया. So that is a bad advice, I think. It is a bad advice. I would say so, yes. Also, it really depends on person to person, or maybe they not have the right guidance, right? Like an example I can give you, a young applicant or guy that I'm helping right now, वो मेरे पास आया था 2 साल पहले. तो उसके सर्कल में या the way he was talking to me, he was saying कि हाँ मैंने ये ट्रेड कोर्स किया हुआ है, and he has been genuinely working. ऐसा भी नहीं है कि अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहा. I think he was doing tiling maybe. ठीक है, तो वो उसने genuinely कोर्स अपना कंप्लीट किया और अपनी फील्ड में वो काम भी कर रहा है. ठीक है, तो वो बोलते कि हाँ क्या ऑप्शंस हो सकती हैं. I told him look 189 190 हो सकता है, 482 then will lead to 186 depending on कि आपके पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, everything. So he's saying कि अगर मैं ऐसा करूँगी मैं प्रोटेक्शन डाल देता हूँ, and I'm like why, who's even telling you this, right? तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं कि हाँ वो डाल सकते हैं तो आराम से हम रहेंगे, काम वगैरह करेंगे. तो दैट इज द रॉन्ग थिंकिंग बिहाइंड इट, राइट? अभी ही इज यंग, ही वाज आई थिंक 20 when I met him, right? तो अगर आप इतनी छोटी उम्र में आपको वो चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि नहीं ये भी ऑप्शन है, which is not the right option, ठीक है, सही गाइडेंस देनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो when I told him, I was like, there is no way I would encourage you to apply for this application, especially if you don't have merits. And instead, if you are young, better to try get into good courses, right? Good pathways, and then get the PR. If right. you're really looking for the PR. And the thing is, look, he's very young. He can make a career out of this as well, right? Like it's not like he's doing XYZ thing कि सिर्फ कुछ भी कर दो बस PR चाहिए. It's not like that. He's hard working. He's been in the industry. उसको सब पता है, सब काम आता है. He right now उसका अभी 186 application मैंने डाली हुई है. We're waiting for that visa to be approved. और वो अपनी टीम में सबसे सीनियर टाइलर है. Wow. And there is about it's a small business, 8 to 10 people tilers काम कर रहे हैं. 8 to 10 in a tiling construction business, I guess, still pretty big deal, right? But he is the most senior guy and is probably the youngest guy working in the company, right? Why? Because no, I'm not going to take the credit because actually he's the one who has done the hard work. कि okay, उसने study करी, काम किया, right? I'm not going to take that away from him because well done to him. But he deserves a right guidance and right PR pathway. अभी क्या है कि अभी now is waiting for his 186 और वो जब आएगा he is a permanent resident. Okay. And asylum के ऊपर I think हम पूरी proper video बना सकते हैं. कैसे आप asylum apply कर सकते हैं, मतलब एक genuine तरीके से. ना कि कोई unsupported मतलब कुछ illegal चल गई. That's right. एक legal तरीके से asylum के ऊपर एक पूरी video बनाएंगे. And that will be also in our premium section. So वहाँ पर होगी क्योंकि यार definitely आप समझते हैं. Of course. क्योंकि करना पड़ता है.
Okay, we have also, मतलब आप क्या सोच रहे हैं इससे बहुत हमको बहुत पैसा बन रहा है? हम्म No, नहीं बनता. हम्म So definitely you have to do something. So हम्म आपके कोर्स निकलें and आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो. ROI जिसे हम बोलते yeah हैं. नहीं it's definitely important because Hmm. look you're doing something which not many people are doing right you're providing the Thank you. information you're taking your time out right आप काम से छुट्टी ले रहे हो you're making these videos so people are aware now of course not saying ki we will make a lot of money out of it but just need to be compensated about the work that you're doing all the fancy things you have brought up here and has You done know, a really good job we are investing. I have a good team of in course India. yes We are investing 50 to 60,000 per month. yeah that's right That is over here, I think, $1,100. yeah And that is a huge amount of money yeah when you are earning small. yeah And that the small amount of उसका भी छोटा पार्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो. yeah no it's important because look as you will grow people will be more aware and this is very important it's a small thing because not many people will do that Yeah. as well And फिर अगर आपको उसको स्पीड अप करना है, if you want to build your team, आपको और बंदे चाहिए, yeah आपको टीम को बड़ा करना है, yeah चैनल को और स्पीड से आगे लेके जाना है, yeah then you need money. yeah फिर no आपको no पैसे definitely चाहिए. I agree with कितना ये that बंदा इन्वेस्ट कर लेगा उसके yeah अंदर, है ना? yeah पैसे एक लिमिट से आगे रुक जाता yeah है ना? yeah अच्छा, हमारे पास एक और जो अभी वीजा निकलते हैं हमारे वर्क एंड हॉलिडे वीजास, that's right उसको कैसे हम उसमें कन्वर्ट करते हैं? so work and holiday visas देखो अभी वैसे आज the day we're doing it's open Oh, 4 जून है आज today तो. right so आज तो ओपन we'll होगा. get back to work after this but yeah so basically work and holiday visa you know आप ballot डालते हो it's a lottery system right 30 years of age से आप कम होने चाहिए जब आपका आप वीज़ा डालते हो अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईयर 12 के बाद आपकी 2 साल की स्टडी होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए राइट इंग्लिश रिक्वायरमेंट इट्स नॉट दैट हाई ऑफ कोर्स इट्स इजीली डूएबल अभी कांट थिंक ऑफ इट टॉप ऑफ माय हेड मे बी 5.5 आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग बट आपको वीज़ा ग्रांट हो गया फॉर एग्जांपल राइट अभी आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो नाउ अगेन कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट आपके वीज़ा पे कंडीशंस क्या है नाउ देयर आर कंडीशंस कि आप एक एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ से ज़्यादा काम नहीं कर सकते राइट अगर आपको कुछ स्टडी चाहिए आप 3 मंथ से ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते राइट सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू मे बी now you've come to Australia work and holiday visa पे and now you've maybe got into work which you like right और आपको अपना करियर बनाना है या उसमें आपको स्टडी करनी है then you'll have to apply for a student visa right now student visa के of course factors वही होते हैं कि आप genuine student requirement आप meet कर रहे हो या नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है अभी आप क्या कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में आके क्या चेंजेस आई हैं आपके सर्कमस्टेंसेस में मे बी आप यहाँ पे आके कोई कारपेंट्री बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया और यू रियली लाइक द ट्रेड और अभी आपको उसमें आगे परस्यू करना है ठीक है तो दैट इज समथिंग मेक सेंस अगेन जेन्युइन स्टूडेंट को आप एक तरह का जस्टिफिकेशन मान लो कि मेरी ये बैकग्राउंड है और मैं ये पढ़ना चाहता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है दिस इज वाई एवरीथिंग इज अलाइनिंग दिस इज वाई आई विल फिनिश द कोर्स राइट तो all these factors contribute in your student visa to be approved Okay. right so वही है कि आप वर्क एंड हॉलीडे पे आते हो आपको 1 साल का वीज़ा है 1 साल में you can extend that visa as well आपको 3 वर्किंग हॉलीडे मिलेंगे criteria is that you need to meet some work requirements in particular industries or specific industries कि आप उसमें आप काम करो and then you can apply for the second work holiday but maybe आपके circumstances change हो गए हैं intentions आपके different हैं now you wish to study and yeah you can apply for a student visa and go from there 8503 कंडीशन आती है वो नहीं आती 8503 is not applicable on the 462 yeah the working holiday whichever the subclass is study visa and yeah you work could visa as apply well. you could apply for the second visa yeah okay so tell me अगर मेरी ART अप्रूव हो जाती है तो वीजा एक्सटेंड करना पड़ता है मेरे को या वीजा न्यू रिन्यू होता है दोबारा आप कैंसिलेशन की बात कर रहे हो रिफ्यूजल की बात कर रहे हो चलो कैंसिलेशन या you'll have to apply for a new student visa within the time frame very technical thing so you'll put your student visa जो भी आप स्टडी करना चाहते हो and then you'll apply the visa and once your visa is granted then you can continue the course and one of my friend का वीजा जो है एक्सपायर हो गया खत्म हो गया उसका वीजा बट ही इज स्टिल डूइंग द स्टडी
Okay. लाइक वो आया था 3 साल के वीज़े पर। Okay. फर्स्ट उसने 6 महीने फिगर आउट किया मुझे क्या करना है। Hmm. ही वाज डूइंग समथिंग बैचलर्स और समथिंग, Okay. उसको फिगर आउट किया। फिर उसने ट्रेड कोर्स चूज कर लिया, Okay. कुकरी। Yeah. सो ही थिंक जब उसने करा कि कुकरी सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, Hmm. फिर जब उसने देखा कुकरी में यू हैव टू कट द मीट, आपको वो करना ही Yeah. करना है, Yeah. and नहीं करेगा. he- Maybe उसको it's उसको vegetarian. हाँ, उसको सब कुछ अवॉइड करना था। Yeah. देन ही वेंट इनटू कम्युनिटी सर्विसेज। Okay. अब कम्युनिटी सर्विसेज इज 4 years डिग्री। Bachelor's degree. Yeah. अब Okay. वीज़ा बचा है 2 साल का। Hmm. 2 साल का वीज़ा बचा हुआ है, 4 साल की डिग्री पड़ी हुई है। Hmm. अगर वो पूरी डिग्री करता भी है उसकी टीआर भी खत्म हो जाएगी, Hmm. स्टडी खत्म नहीं होगी, Hmm. क्योंकि 4 साल और 2 साल और 1.5 years इज 3.5 years, Okay. Yeah. है ना। Hmm. तो स्टडी ज़्यादा बड़ी है, Hmm. वीज़ा हमारे पास नहीं है, तो वीज़ा को एक्सटेंड कैसे करवाते हैं, फिर जेन्युइन केस कैसे बनाएंगे। सो देखो बेसिकली आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और मान लो कि 1 या 2 साल का आपका कोर्स और बाकी है, तो आइडियली अगेन जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट की आपका बैकग्राउंड, आप वेदर इन द फील्ड काम कर रहे हो या नहीं, चलो ऑल दीज मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर देयर, बट इट विल लुक बेटर ऑन द एप्लीकेशन कि अगर आपने आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया एंड यू आर एक्चुअली डूइंग वेल इन दिस कोर्स। यस, आपके सर्कमस्टेंसेस थोड़े पहले डिफरेंट थे, मे बी यू केम ऑन अ डिफरेंट वीज़ा और डिफरेंट स्टडी, ठीक है, आपको नहीं पसंद आई, there were mitigating factors कि okay, you were not doing well in the course या आपको समझ नहीं आ रहा था, but अभी आपके intentions change हो गए and now you're doing well in your study. देखो at the end of the day everyone's human, right? Things happen, people can change careers. I myself changed my career as well. पहले मैं logistics कर रहा था, अभी मैं law कर रहा हूँ, right? These things are normal, right? तो जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन डाल रहे हो, ऑफ कोर्स की फैक्टर इज वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपको अपना स्टूडेंट एक्सटेंशन डालनी है, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा आपने डाल दिया, वहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट डालोगे कि ओके दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू स्टडी, दिस इज़ what the course will do, these are the future career options. You will outline everything very carefully कि okay, अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ तो इसका मेरा फ्यूचर कैसा लगता है, कौन कौन सी मैं जॉब्स ले सकता हूँ, हाउ दिस विल बेनिफिट मी, राइट, एंड हाउ दिस विल बेनिफिट माय फ्यूचर करियर. Now to support that, of course you will need to show अदर फैक्टर्स की ओके ट्रांसक्रिप्ट आप दे रहे हो, आप कोर्स प्रोग्रेस लेटर दे रहे हो वहाँ पे कि ओके मैंने 2 साल की स्टडी ऑलरेडी कर ली है और इसमें मेरे अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं और मेरे यही थोड़े बहुत ये साल की कोर्स रहता है या 1.5 year का कोर्स रहता है, दिस इज वाई द वीज़ा शुड बी ग्रांटेड टू मी. तो yeah, basically you apply for the visa and then yeah, if everything goes well, visa is granted and then you can pursue your career from there. जैसे हमने शुरू में बात की थी बेड़चाल की, तो बेड़चाल का यहाँ पर बहुत आपको पता ही है ना, कितने केसेस आपके भरोस आते होंगे. तो मेरे को एक चीज़ जाननी है कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास पीआर के जो लोग अक्सर नहीं देखते. आपने बताया गार्डनिंग इज अ गुड ऑप्शन है ना, पेन बीटिंग है. इंस्टेड ऑफ दैट फ्यूचर में पीआर कहाँ कहाँ मिलेंगे. Okay. लाइक कंस्ट्रक्शन अब पॉपुलर हो गया, आपको कंस्ट्रक्शन पीआर मिल जाएगी, बट आई थिंक दैट इज द लिमिटेड टाइम, जब तक घर पूरे होंगे इनके दैट डन. अब जो बच्चा अब कंस्ट्रक्शन कोर्स लेगा, आई थिंक उसके बाद 2 साल बचे हुए हैं, ये उन्होंने जब बोला था कि 5 साल में हम घर बिल्ड करेंगे 5 million हाउसेस, तो उसको ऑलरेडी 3 years हो चुके हैं, 2 साल बचे हुए हैं. तो 2 साल बाद जो बंदा पीआर डालेगा कंस्ट्रक्शन में, दैट इज गुड. आफ्टर दैट जो बंदा आज कारपेंटरी लेगा या जो आज कारपेंटर लेगा, तो 6 साल बाद पीआर होगा, उसमें फिर वो पीआर होने चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं. तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसमें वो बंदा पीआर हो सकता है, या आज कौन से कोर्सेज अच्छे हैं. देखो अगेन courses are very sensitive topic. Again, I am not here to endorse any particular courses or anything like that. हाँ, but मेरी general advice हमेशा वही रहेगी कि courses and work experience will go hand in hand, right? आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, like आपको at the start of the podcast मैंने ऐसे 3-4 occupations बोली थी, right? अभी आप taking baker for example, ठीक है, आप baker course कर रहे हो तो उसमें आप अपना PR डालोगे. Now what people need to understand is PR सिर्फ 189, 190, 491 पे ही नहीं मिलती. You can explore employer sponsorships I as think well. these are the point-based system criteria. Right. So 189, 190, 491, they're all point-based visas, right? But there are other visas which are like employer sponsorships या फिर temporary visas, permanent visas. अभी अगर जनरल स्किल माइग्रेशन को अगर हम निकालते हैं वहाँ से, तो दे कुड बी लाइक
एज्ड केयर, अभी आपने अगर सुना होगा, एज्ड केयर लेबर एग्रीमेंट्स बहुत चलते हैं, राइट? ओके तो देर आर पर्टिकुलर एजेंसीज हु आर एम्प्लॉइंग पर्सनल केयर वर्कर्स, नर्सिंग सपोर्ट वर्कर्स, मे बी इन अ डीप रीजनल एरियाज या मे बी नॉट, राइट? तो उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, तो दे हैव अ स्पेशल अग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट कि ओके हम एक्स अमाउंट ऑफ पीपल हमें चाहिए और एक्स अमाउंट ऑफ पीपल हम स्पॉन्सर करेंगे. Other option could be like, let's say DAMA options will be there as well. Regional में आपको classic example I can give you, maybe a truck driver, right? कोई truck driver कोई regional area रीजनल में में कंपनी में काम कर रहा है और वो कंपनी उनको डामा के थ्रू स्पॉन्सर करती है, तो they can get PR in that as well, हाँ मैंने सुना right? बहुत है इस बारे में, मुझे हाँ. क्लियर आता ही नहीं हुआ ये होता क्या है हाँ. फर्स्ट So टाइम. yeah, again, all these, Australia is so big, आपको पता है कितनी बड़ी land है, there's so many areas and there are definitely companies who may be in very regional area जहाँ पे उनको workers की definitely ज़रूरत है और वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते. अभी another example I can give you, maybe NBN के जो telecommunication वाले workers होते हैं, आप एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हो तो उसके आप टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्क प्लानर या टेक्नोलॉजिस्ट, ये ऑक्यूपेशंस इसमें अच्छा निकलती हैं. तो कोई, ऑफ कोर्स दिस डजंट हैव टू बी रीजनल, बट एनबीएन का काम काफ़ी चलता है रीजनल एरियाज में, तो वहाँ पे भी उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है कि वो वहाँ पे जाएं और मेक श्योर करें कि सब कुछ काम सही से हो रहा है या नहीं. तो दे कैन ऑल्सो गेट again sponsorships through 482 186. So it really depends on आप particularly कौन सी इंडस्ट्री में हो. 189 190 491 may not be an option for you. अभी जैसे कुकरी है, कुकरी के लिए I know that people have 80-85 points, they are waiting for invitation, but वो और नहीं चार हो चार रहा. से पीआर नहीं आ रहा, हाँ, चार नहीं चार आ साल रहा, से. but they can then go for an employer sponsorship visas, right? So options are there, and again occupations are there as well, but हर ऑक्यूपेशन को आपको देखना है कि एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशन की क्या है, आपको कौन सा वीज़ा उसमें मिल सकता है, एंड वेदर योर एम्प्लॉयर इज विलिंग टू स्पॉन्सर यू और नॉट. अभी आईटी रिलेटेड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आई हैड अ चैट विद दिस वन young guy. He is very focused in his IT degree, उसने अभी मास्टर्स कंप्लीट करी है. So I spoke to him. I'm like, okay, where do you see yourself in next 1 year? So he's saying, okay, I want to. He's done masters of data science, right? So he's like, okay, I'm going to go in a data analyst occupations, right, or a business analyst. Then I showed him, okay, this is what business analyst looks like. This is what data analyst looks like, right? Business analyst में कितने लोग हैं, क्या उनके स्कोर हैं, right? What your PR pathway looks like. वेदर वो 199 190 के थ्रू होएगा या फिर मे बी एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप के थ्रू होएगा. देन ही सेइंग कि ओके डेटा एनालिस्ट करते हैं, तो हम लाइक ओके वेल डेटा एनालिस्ट अ गुड ऑक्यूपेशन, बट इसमें 189 190 है ही नहीं है. यू कैन गेट पीआर थ्रू दैट, राइट? यू कैन गेट इट थ्रू 482 या 186, राइट? Then I told him that, look, how about I tell you, maybe there is another occupation out there which is not IT related, but आपके डिग्री के थ्रू वो चीज़ हो सकती है. For example, I gave an option of statistician, right? Now statistics के थ्रू आप काम करते हो, आप डेटा निकाल रहे हो, कंपनीज को आप हेल्प कर रहे हो तो टू लार्ज फिगर आउट. फर्म्स करती हैं स्पॉन्सर हम लोग या 189 192. ये भी, हाँ, ये भी स्पॉन्सर्स हो सकते हैं. एंड देन आई हैव पीपल हु हैव डन मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस एंड ऑल देयर फ्रेंड्स गॉट असेसमेंट्स इन बिजनेस एनालिस्ट, बट दिस पर्सन गॉट assessment in a statistician occupation because she met the requirement. Abhi she is waiting for a 189. Okay. 189 visa to be approved, not even the Okay. EOI. And one thing more, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो 189 190 491 क्या है, तो हमने इसके ऊपर पूरा कोर्स बनाया है अभी फ्री में यूट्यूब के ऊपर. दैट इज अबाउट 40 to 60 मिनट्स. वो किस बारे में डिस्कस करता है कि आप स्टडी वीज़ा कैसे लेकर आओगे, आफ्टर स्टडी वीज़ा कैसे राइट कोर्स चूज करोगे, आफ्टर चूजिंग द कोर्स कैसे आप पीआर लोगे, पीआर पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होता है एंड स्पॉन्सरशिप सिस्टम क्या होता है. उसमें हमने डिस्कस किया है बड़े लंबे तरीके से कि 189 190 491 क्या क्या होते हैं, 482 क्या होता है, 186 जो अभी भैया ने बोला वो क्या क्या होते हैं. तो वो आपको आई बटन में या इधर उधर कहीं पर दिख रहा होगा, तो आप जाके देख लेना. इजी टू एक्सेस है. अच्छा, हम स्पॉन्सर की बात कर ही रहे हैं तो मुझे बताओ स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट क्या होती है. Okay, so
if we talk about 482 sponsorship first, right? इसके और तीन भी तो steps. sponsors हैं. 482, 186, and there Okay, could be okay, 494 okay. as well, Okay. right? There are about, I think, 3 या 4 different types of sponsorships an employer can do. Mainly 3 पे होता है, चौथा if I'm taking labor agreements या DAMA. They all come under 482 anyway. So तो चलो अगर हम 482 की बात कर रहे हैं, which is a temporary visa, आपको 1 साल 2 साल या 4 साल या 3 साल जो भी आपके employer is willing to sponsor. So the first step being the employer needs to show that they have an approval of standard business sponsorship, meaning that they are lawfully operating in Australia. Lawfully operating मतलब कि they have an office or they have a presence in Australia, right? और वो अपने tax time पे भर रहे हैं, they are lodging their GST. It's a lawful business. It's not a shell company या So कोई first should be the physical one. Physical, you have physical store or something. Yeah, it depends, right? But you need to have a physical address for a Physical company to be location, yeah. registered Sure. anyways, right? तो आपके पास अपना ABN है, ACN है, right? You're paying your taxes, yearly returns हैं आपके, financial reports आपके हैं जिसमें आपका projection बनता है कि चलो ये साल आपका इतना टर्नओवर था, अगले साल आपका ये टर्नओवर है. तो the criteria is for you to show that your business is lawfully operating in Australia. ठीक है. Now the next step is for the nomination. Nomination revolves around couple of things. एक तो आपको सैलरी जो है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड से मिल रही है या नहीं. I believe it's 76 something right now. Okay. It does increase year to year. Maybe next year थोड़ी कौन ज़्यादा सा नंबर होगी. होता है 76 कैसे मेजर होता है? It's just a market salary within Australia. So the department will say कि okay, अगर कोई sponsor करना चाहते हो आपको जो minimum threshold है आपको ये income पे होना चाहिए. And depending on sector. No, this is applies to all the Everybody. हाँ 482 $76,000. 76 something. हाँ, I don't know the exact thing on top of my head, but वो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मिलता है, मीनिंग दैट कि अगर इफ देयर वाज एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट और सिटीजन वर्किंग इन द सेम पोजीशन एज वेल, वेदर दे विल बी गेटिंग पेड सेम, more or less, why they're getting paid more or less. So all these factors need to be picked, right? It's also to make sure कि जो सबको पैसे मिल रहे हैं या whatever the salary that they're getting, they're not being underpaid. Migrant workers are not being underpaid. या फिर Australian permanent citizens नहीं affect हो रहे हैं उस पे. तो it's to make sure that everyone's on the same table, right? Then the next thing is for the company to show कि okay, this is a position. We try to find a permanent or a citizen for this position. However, we couldn't find it. And this is why we're sponsoring this person. So this is called labor market testing. कि आप advertisement run करते हो and you need to show to the department कि this position पे जो भी हमारे पास resumes आए, maybe they don't have the relevant qualification, maybe they don't have work rights, maybe they don't have experience. So you need to show to the department that we did try to find PR citizen. We fully committed to employing PR citizens, but ये वाली ऑक्यूपेशन या ये वाली पोजीशन पे हमें नहीं मिला. दिस इज व्हाई वी आर स्पॉन्सरिंग द ओवरसीज माइग्रेंट वर्कर, राइट? नाउ द लास्ट थिंग इज और अदर पार्ट ऑफ इट इज टू ऑफ कोर्स शो दैट दिस पोजीशन इज जेन्युइन, राइट? नाउ जेन्युइननेस कवर्स लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, राइट? कि आपकी कंपनी क्या है, राइट? क्या पोजीशन है, आपकी कंपनी में कैसे ये पोजीशन फिट हो रही है, और ये जो बंदा है वो कैसे ये पोजीशन में फिट हो रहा है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड, राइट? Sure. Example I can give is, let's say a restaurant business trying to sponsor a chef, right? अभी शेफ को अगर स्पॉन्सर कर रहा है कोई, तो नीड्स टू हैव अ रेस्टोरेंट, राइट? रेस्टोरेंट होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं कि ओके, ये रहा रेस्टोरेंट मैनेजर, ये रहे बारटेंडर्स, ये रहे कुक्स, ये रहे किचन हैंड्स, ये रहे if it's a different venue, for example, there might be other people working there as well, right? And then we will show how this person working in the position, and this is how we justify the position, right? अगर आप कोई मान लो
a very bad example I will give, but let's say for example कि आपका कोई business है, let's take any business, let's take law firm for example, ठीक है, अभी let's say law firm, ये छोटी law firm है, 5 से 10 बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, Okay. ठीक है, तो let's say we are trying to sponsor a full-time accountant for example, right? Now there might be questions with the department ki, okay, why do you need a full-time accountant? You could outsource this to an accounting company who can look after your accounts. Definitely. Right? You could ask them to do your, I don't know, tax returns, GST, वो सारा कुछ हो सकता है. Why would you pay around $77,000 to a person to have, right? Now imagine this company is now a big law firm, right? Then maybe you will need a law accountant full time who can look after, make sure कि सब कुछ lawfully हो रहा है, payroll tax हो रहा है, GST time से हो रहे हैं, tax returns हो रहे हैं, सब कुछ payroll सही से चल रहा है. Law firm may have trust account as well. Maybe trust के लिए उन्होंने account रखा हुआ. तो really need to justify why the position is there, right? That is one of the main thing. अगर आपकी position genuine है, right, then You are most good to likely it get a will be sponsor. proven genuine, right? Okay. So मुझे समझ आया था कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ पर आने के बाद, ऑब्वियसली the business must have a physical location. Yeah. Second is proper documentation होनी चाहिए रेस्टोरेंट की, proper taxes भर रहा है, profits हो रहे हैं, and property registered है, सब कुछ है. Then it is nomination. नॉमिनेशन करने के बाद उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट फिल करनी होगी, जो है $76,000 एक बंदे को स्पॉन्सरशिप में जो चाहिए होते हैं. Roughly 76, yes. जो उसको वेज होती है उसकी. Then it is labor marketing कि हमको कोई बंदा बाहर से नहीं मिला, and we have to hire somebody from overseas. That's right. तो स्पॉन्सर हम कर रहे हैं. Then it is a general position, like you talk about the chef. किचन है, डिशवॉशर है, हमारे पास शेफ नहीं है, कोई तैयार भी नहीं है शेफ का काम करने के लिए, जो बंदा PR है, तो हमको ओवरसीज बंदा चाहिए तो शेफ का काम कर सके. That's the reason we are sponsoring him. तो स्पॉन्सरशिप फंड मेरा क्लियर है बिल्कुल. अब मतलब मेरा खुद का क्वेश्चन था स्पॉन्सरशिप वाला, तो मेरे को क्लियर है सब. मेरा खुद शेफ ही था, तो दैट इज गुड फॉर मी. तो हमने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 1 hour. पता भी नहीं लगा टाइम कहाँ चला गया, है ना. और मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, आप भी नर्वस थे, शुरू कैसे करेंगे, बट बहुत बढ़िया हो गया, है ना. हमने डिस्कस किया अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे, वीज़ा को एक्सटेंड कैसे करोगे अगर आपकी स्टडी चल रही है. आफ्टर दैट ART, और ART का पार्ट हमने मेजरली करा है हमने प्रीमियम सेक्शन के अंदर. एंड प्रीमियम सेक्शन में आपको और पार्ट्स और मिलेंगे आने वाले टाइम में. हम डिफरेंट चीज़ों पर बात करेंगे, प्रोफेशनल के साथ बात करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. मेरा काम है प्रोफेशनल्स को लेकर आना, उनसे जेन्युइन एडवाइस लेना और आपको देना. दैट इज सिर्फ ये मेरा काम है. और हमने फिर बात किया वीज़ा एक्सटेंशन कैसे होगा, कोर्स होपिंग कैसे होती है, फिर हमने फ्यूचर ऑप्शंस देखे और कुछ ऐसे कोर्सेज बताए भैया ने जो अक्सर नहीं करते बंदे, जो अक्सर बंदे अवॉइड कर देते हैं, या उनको पता ही नहीं होता अवॉइड तो क्या ही करेंगे. या एजेंट माइट भी आपको ना बताए क्योंकि उसको वहां से उसको कमीशन नहीं मिलेगा, मे बी कुड बी, है ना. जो छोटे एजेंट बैठे हैं, जो अनरजिस्टर्ड एजेंट बैठे हैं, शायद वो कमीशन ना मिले, वो आपको ना बताए उस बारे में. तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा. इफ यू लाइक, आपको चाहिए और ऐसे पॉडकास्ट, मुझे कमेंट डाउन कर देना किस ऊपर आपको और पॉडकास्ट चाहिए. लाइक वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा भी हम डेफिनेटली कर देंगे कोई, एंड वर्क इन हॉलीडे वीज़ा हम प्रॉपर बात करेंगे उसके ऊपर भी, है ना. तो मुझको कमेंट में बताना. सो सी यू इन द नेक्स्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू भाई. थैंक यू वेरी मच. Thank you for having me. It's been a pleasure.